Hello everyone, my name is Vikalp Kumar Singh, lecturer computer, posted in Government Polytechnic Unnao. Today I am going to present my topic memory management that is covered under Unit 2 of operating system. This is the outline of our presentation. First of all we discuss basics of memory management कि हमारे memory management के basics क्या होते हैं. Then we discuss about memory hierarchy, हमारे मेमोरी की हायरार्की क्या होती है और उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, हमारी स्वैपिंग टेक्निक्स क्या हैं. देन वी डिस्कस अबाउट मेमोरी एलोकेशन पॉलिसीज़, हमारी मेमोरी एलोकेशन पॉलिसीज़ कौन कौन सी होंगी. मेमोरी मैनेजमेंट, जैसा कि हम सभी जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर. इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक इंटरफेस की तरह वर्क करता है यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में, जिसका महत्वपूर्ण कार्य होता है प्रोसेस को मैनेज करना, फाइल का मैनेजमेंट करना और साथ ही साथ इसका काम होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस की हैंडलिंग करना. इसके साथ इसका एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी होता है कि मेमोरी का मैनेजमेंट कैसे करना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. कंप्यूटर मेमोरी को कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना और इस तरह से रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करना जिससे हमारे सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके, ऑप्टिमाइज़ हो सके, मेमोरी मैनेजमेंट कहलाती है. अगर हम इसको एज अ डेफिनेशन समझने की कोशिश करें, मेमोरी मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग कंप्यूटर मेमोरी, assigning portions called blocks to various running programs to optimize overall system performance. जब हम ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो हमें इन डेप्थ समझना पड़ेगा ये ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस है क्या. इसके लिए हम बेसिक्स में जाते हैं, इन डेप्थ जाते हैं और समझते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के मेन मॉड्यूल्स क्या होते हैं. कंप्यूटर सिस्टम के दो मेन मॉड्यूल्स होते हैं. पहला होता है सीपीयू, इट मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और दूसरा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होता है मेमोरी. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट और एएलयू. जब भी हम प्रोसेसिंग पावर को इंक्रीज़ करते हैं, अपनी प्रोसेसिंग पावर को इम्प्रूव करते हैं, तो हमारी कंप्यूटेशनल पावर इम्प्रूव होती है. कंप्यूटेशनल पावर इम्प्रूव होने से क्या होता है कि हम नंबर ऑफ़ प्रोसेस को जल्दी एग्जीक्यूशन कर लेते हैं. साथ ही साथ हमारे पास ऐसे लार्ज नंबर ऑफ़ प्रोसेस अवेलेबल होते हैं जिन्हें हम एग्जीक्यूशन कर सकते हैं ड्यू टू हमारी बढ़ी हुई प्रोसेसिंग पावर की वजह से. लेकिन आप समझने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ प्रोसेसिंग पावर को बढ़ाने से ही हम अपने लार्ज प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि जो लार्ज प्रोसेसेस हैं उन्हें कहीं ना कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा और स्टोरेज हमारा कहाँ पर होता है, मेमोरी में. अगर हम मेमोरी को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करेंगे, उसका मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो हमारा ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं डिग्रेड हो जाएगी. जो हमारी ऑप्टिमाइज्ड ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो हमें नहीं मिल पाएगी. तो मेमोरी का मैनेजमेंट करने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना होता है कि मेमोरी का सिलेक्शन किस आधार पे करना है, कि हमारे सिस्टम में जो मेमोरी आ रही है, जो यूज़ कर रहे हैं, उसके सिलेक्शन के बेसिक क्राइटेरिया क्या होने चाहिए, उसको सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं. क्राइटेरिया फॉर मेमोरी सिलेक्शन, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि मेमोरी का सिलेक्शन एक इम्पॉर्टेंट थिंग है. तो कौन कौन से ऐसे मेमोरी सिलेक्शन क्राइटेरिया हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए. पहला मेमोरी सिलेक्शन क्राइटेरिया है साइज़, दूसरा है एक्सेस टाइम और तीसरा है पर यूनिट कॉस्ट. आखिर ये कैसे अफेक्ट करते हैं. अगर हम इन जनरल टर्म में बात करें तो हमारा डिज़ायर्ड क्या होगा, हमारी मेमोरी का साइज़ कैसा हो, लार्ज हो या स्मॉल हो. हम हमेशा चाहेंगे हमारी मेमोरी का साइज़ लार्जर इनफ हो, जिसमें हम लार्ज प्रोसेसर्स को आराम से ऑक्यूपाई कर सकें, आराम से रख सकें. यानी कि हमारी पहली चीज़ क्या हो गई, साइज़ हमारा लार्जर साइज़ में होना चाहिए. ओके. देन हम एक्सेस टाइम की बात करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की. जैसे ही हम परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने की बात करेंगे, इसका मतलब है हमारा एक्सेस टाइम ऑलरेडी कम हो जाना चाहिए. एक्सेस टाइम कम होगा तो हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी, यानी कि हमें यहाँ पर एक्सेस टाइम कम चाहिए होगा. फिर हम बात करते हैं पर यूनिट कॉस्ट की. इकोनॉमिकली हम किसी भी हार्डवेयर को देखें, कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी हार्डवेयर को देखें, तो हमारी कॉस्ट हमेशा कम से कम होनी चाहिए. यही कॉन्सेप्ट मेमोरी के साथ भी आता है कि अगर हमारी पर एमबी पर जीबी जो भी कॉस्ट मेमोरी की आ रही है वो हायर साइड चली जाएगी, वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है. उसे हमेशा हमें लोअर एंड पे रखना चाहिए.
तो 3 मेमोरी सिलेक्शन क्राइटेरिया हमारे पास हो गए। साइज़ हमारा हायर साइड पे चला गया, एक्सेस टाइम हमारा लोअर साइड पर, और पर यूनिट कॉस्ट हमारी लोअर साइड पे होनी चाहिए। पर क्या ऐसी कोई मेमोरी पॉसिबल है जिसका साइज़ भी ज़्यादा हो, एक्सेस टाइम भी कम हो और पर यूनिट कॉस्ट भी कम हो? क्योंकि कहा जाता है, एक डेरिवेशन है, साइज़ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस टाइम। जैसे ही हम साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे, हमें उस एलिमेंट को फाइंड करने में लगने वाला एक्सेस टाइम भी उसी के समानुपाती बढ़ जाएगा। कंप्यूटर की भाषा में कहें, जितना हमारा सर्च स्पेस बढ़ेगा, उसमें से किसी भी एलिमेंट को फाइंड करने में लगने वाला समय भी उसी के अनुसार बढ़ जाएगा। फिर बात करते हैं पर यूनिट कॉस्ट की। अगर हमें किसी मेमोरी का पर यूनिट कॉस्ट कम करनी है, उसके लिए साइज़ को बढ़ाना पड़ेगा, और जैसे ही हम साइज़ को बढ़ाएंगे, हमारा एक्सेस टाइम बढ़ जाएगा। तो ये तीनों जो क्राइटेरिया हैं, आपस में कॉन्ट्रडिक्ट हो रहे हैं। आज की डेट में हमारे पास ऐसी कोई भी मेमोरी अवेलेबल नहीं है जिसका साइज़ भी लार्जर इनफ हो, एक्सेस टाइम भी कम हो और पर यूनिट कॉस्ट भी कम हो। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट आया मेमोरी हायरार्की का, कि हम क्या करें, हम एक मेमोरी का यूज़ ना करें, नंबर ऑफ़ मेमोरीज़ यानी कि लेवल ऑफ़ मेमोरीज़ का यूज़ करें। तो क्या हम इन क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर सकते हैं? आइए देखते हैं। मेमोरी हायरार्की, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सबसे पहले अगर हम बॉटम टू टॉप चलते हैं, सबसे पहले एक सेकेंडरी मेमोरी लगी है जो कि हाईएस्ट साइज़ की, लार्जर साइज़ की मेमोरी है। देन आफ्टर एक मेन मेमोरी लगी हुई है जो कि सेकेंडरी मेमोरी से काफ़ी कम है। फिर कैश मेमोरी, यहाँ पर हम अपने सिस्टम्स में लेवल ऑफ़ कैश मेमोरीज यूज़ करते हैं। फिर एक ब्लॉक है सीपीयू का जिसके साथ रजिस्टर्स लगे हैं। रजिस्टर्स हमारे स्मॉलेस्ट साइज़ के मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही साइज़ में छोटे होते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, साइज़ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस टाइम। तो जैसे ही हमारा साइज़ बढ़ेगा, एक्सेस टाइम बढ़ जाएगा। और यहाँ पे अरेंजमेंट हमने जो मेमोरी का किया है, वो टॉप टू बॉटम साइज़ और एक्सेस टाइम के बढ़ते हुए क्रम में किया है। सीपीयू में जो रजिस्टर्स हैं वो स्मॉल हैं, साइज़ में कम है, इनका एक्सेस टाइम सबसे कम होगा। कैश का साइज़ उससे बड़ा है रजिस्टर से, देन उसका साइज़ के अकॉर्डिंग एक्सेस टाइम भी बढ़ जाएगा। मेन मेमोरी का उसके कंपैरिजन में बढ़ जाएगा, और सेकेंडरी मेमोरी जो सबसे लार्जेस्ट है, हमारा टाइम, एक्सेस टाइम सबसे ज़्यादा इसमें लगेगा। सेकेंडरी मेमोरी को हम कॉमन सेंस में कह सकते हैं, जो हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क होती है, उसको हम सेकेंडरी मेमोरी से रिफ़र करते हैं। मेन मेमोरी को हम रिफ़र कर सकते हैं रैम से, रैंडम एक्सेस मेमोरी से। आजकल हमारे लैपटॉप या सिस्टम में सेकेंडरी मेमोरी का साइज़ अराउंड 1 TB और 2 TB के अराउंड होता है, और मेन मेमोरी का साइज़ यानी फिजिकल रैम का साइज़ हमारा 4 GB, 8 GB और 16 GB के अराउंड होता है। यानी कि एक लार्जर डिफरेंस होता है सेकेंडरी मेमोरी के कैपेसिटी में, इन द साइज़, इन द टर्म ऑफ साइज़, और मेन मेमोरी के टर्म में, मेन मेमोरी के साइज़ के टर्म में। हमने यहाँ पर मेमोरी का अरेंज तो कर लिया, हमने नंबर ऑफ़ लेवल्स ऑफ मेमोरी बना दिए, पर जो हमने सिलेक्शन क्राइटेरिया फिक्स किया था कि हमें साइज़ ज़्यादा चाहिए, एक्सेस टाइम कम चाहिए और पर यूनिट कॉस्ट भी कम चाहिए, क्या हम उसको फुलफ़िल कर पा रहे हैं? ये सोचने की बात है कि हम आखिर इस मेमोरी हायरार्की से उस सिलेक्शन क्राइटेरिया को फुलफ़िल कैसे करेंगे। उसको समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या कहता है कि हमारा जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, वो सीक्वेंशियल नेचर में होता है। सीक्वेंशियल उसका डिफ़ॉल्ट नेचर होता है कि अगर इंस्ट्रक्शन I1 हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, देन उसके बाद I2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, देन उसके बाद I3, देन I4, फिर I5 एंड सो ऑन, IN इंस्ट्रक्शन जितने भी होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। ये हमारे प्रोग्राम का डिफ़ॉल्ट नेचर होता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का। लेकिन क्या ये जो एग्जीक्यूशन सीक्वेंशियल है हमेशा फॉलो होता है? आंसर इज़ नो। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां ये सीक्वेंशियल नेचर प्रोग्राम का ब्रेक होता है। ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं? जब भी हमारी कोई इफ एल्स कंडीशन आ जाती है, जब भी हमारी कोई जंप कंडीशन आ जाती है, या गो टू स्टेटमेंट आ जाता है, तब ये प्रोग्राम का जो डिफ़ॉल्ट सीक्वेंस मैनर है ये ब्रेक हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमारे एग्ज़ाम के सीक्वेंशियल मैनर में एग्जीक्यूट करने की रहती है। तो हम इस लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का बेनिफिट लेते हैं, और सीपीयू जिस भी प्रोसेस की डिमांड कर रहा है, हम लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के थ्रू उसके नीचे आने वाले इंस्ट्रक्शंस को प्रीफेच करेंगे, और उसको उठाकर कहाँ पे रख देंगे, एलोकेट कर देंगे, मेन मेमोरी में। यहाँ से हमने इंस्ट्रक्शंस को प्रीफेच किया और उसको स्मॉलेस्ट साइज मेमोरी, मेन मेमोरी में हमने प्रीफेच करके डाल दिया।
चूँकि हमने डिस्कस किया सेकेंडरी मेमोरी का साइज़ की तुलना में मेन मेमोरी का साइज़ काफ़ी कम है, तो यानी कि सीपीयू को इसमें एक्सेस करने में लगने वाला समय भी कम हो जाएगा। यानी कि हमने दो चीज़ों को सिलेक्शन क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर लिया। पहला, सेकेंडरी मेमोरी के थ्रू हमने साइज़ पा लिया कि उसमें हम मैक्सिमम एलिमेंट्स रख सकते हैं। मेन मेमोरी के थ्रू हमने लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का यूज़ किया और हमने अपने एक्सेस टाइम में कमी कर ली, और मल्टी लेवल हिरार्की से हमारी कॉस्ट पर यूनिट मेमोरी की कम हो गई। यानी कि हमने इन तीनों का इस सिलेक्शन जो सिलेक्शन क्राइटेरिया हैं वो मेमोरी हिरार्की के थ्रू हमने फुलफ़िल कर लिया। नेक्स्ट हम कुछ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। फिजिकल एड्रेस वर्सेस लॉजिकल एड्रेस क्या होता है। जब भी हम लॉजिकल की बात करते हैं यानी कि ये सीपीयू से रिलेटेड हो जाता है। जब भी सीपीयू कोई एड्रेस जनरेट करता है किसी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान, उसको हम लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो सीपीयू कुछ एड्रेस जनरेट करता है उस प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस के लिए, उसे हम लॉजिकल एड्रेस कहेंगे। और जब ये नंबर ऑफ़ लॉजिकल एड्रेस जनरेट हो जाते हैं, इनको हम कहते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस। फिर बात करते हैं फिजिकल एड्रेस की। एड्रेस सीन बाय द मेमोरी यूनिट। जो भी सेकेंडरी मेमोरी में हमारा डेटा एक्चुअल में अवेलेबल है, उसकी जो फिज़िकल लोकेशन है उसके एड्रेस को हम कहेंगे फिज़िकल एड्रेस, और नंबर ऑफ़ फिज़िकल एड्रेस की लोकेशंस को हम कहेंगे क्या, फिज़िकल एड्रेस स्पेस। अब हम इस फिगर को देखते हैं। इस फिगर में देखिए सीपीयू एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर रहा है। लॉजिकल एड्रेस हमने बताया सीपीयू जनरेट करता है किसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान, और ये जनरेट होता है सेकेंडरी मेमोरी के टर्म में जहाँ पर हमारा डेटा एक्चुअल में अवेलेबल है। लेकिन हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की थी कि ड्यू टू लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस हमने उस डेटा को प्रीफेच करके मेन मेमोरी में एलोकेट कर दिया है, मेमोरी एलोकेट कर दी है। तो ये लॉजिकल एड्रेस इसके मेन मेमोरी के फिजिकल एड्रेस से कैसे मैप होगा, इसके लिए हम एक ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं। यानी कि हमारी दो समस्याएं, दो इश्यूज़ यहाँ पे क्रिएट हुए। पहला इशू क्रिएट ये हुआ कि सेकेंडरी मेमोरी का जो डाटा है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के थ्रू मेन मेमोरी में जा रहा है, इसका हम स्पेस एलोकेशन कैसे करेंगे, यानी कि मेमोरी एलोकेशन कैसे करेंगे। साथ ही साथ दूसरा इशू हमारा ये हो जाएगा, सीपीयू ने जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया है सेकेंडरी मेमोरी के लिए, उसको मेन मेमोरी के टर्म में हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। ये हमारे दो इम्पॉर्टेंट इशू यहाँ पर आ जाएंगे, जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे कि एड्रेस ट्रांसलेशन स्कीम क्या होती है और मेमोरी एलोकेशन स्कीम क्या होती है। अब हम बात करते हैं स्वैपिंग। स्वैपिंग टेक्निक क्या होती है। स्वैपिंग अ प्रोसेस कैन बी स्वैप्ड टेम्पररीली आउट ऑफ मेमोरी टू अ बैकिंग स्टोर एंड देन ब्रॉट बैक इनटू मेमोरी फॉर कंटिन्यूड एग्जीक्यूशन। बैकिंग स्टोर का मतलब यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी से है। क्यों? क्योंकि हम मेन मेमोरी को एक बैकअप दे रहे हैं लार्जर स्पेस में, सेकेंडरी मेमोरी में सारा डेटा रखा हुआ है। यहाँ आप मेन मेमोरी में देखेंगे ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट डिवाइड है ऑपरेटिंग सिस्टम में, दूसरा डिवाइडेड है यूज़र स्पेस में। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट को हम मेन मेमोरी में लो मेमोरी भी बोलते हैं, और यूज़र स्पेस को हम मेन मेमोरी का हाई मेमोरी स्पेस भी बोला जाता है। अब आखिर ये जो स्वैप आउट स्वैप इन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा। जैसा कि हमने बात की सेकेंडरी मेमोरी का साइज़ ज़्यादा होता है और मेन मेमोरी का साइज़ कम होता है, यानी कि जो हम प्रोसेस मेन मेमोरी में शिफ्ट कर रहे हैं, ला रहे हैं, वो उसके पास स्पेस की कमी होती है। तो ड्यू टू तीन कंडीशंस ऐसी होती हैं जब हमें प्रोसेस को वापस सेकेंडरी मेमोरी में भेजना पड़ता है। ऐसी कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं। पहली कंडीशन होती है कि मेन मेमोरी में जो प्रोसेस अवेलेबल है उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया हो। ड्यू टू कंप्लीशन ऑफ दैट प्रोसेस हम उस प्रोसेस को वापस सेकेंडरी मेमोरी में भेज देंगे, यानी कि स्वैप आउट कर देंगे। पहली कंडीशन तो हमारी ये हो गई। दूसरी कंडीशन होगी कि जब कोई प्रोसेस मेन मेमोरी में हमारा हाई मेमोरी में इस समय अवेलेबल है और वो किसी वजह से टर्मिनेट हो गया है और एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में हम उस प्रोसेस को स्वैप आउट करके वापस सेकेंडरी मेमोरी में भेज देंगे। तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है, प्रोसेस ना तो टर्मिनेट हुआ है ना ही कंप्लीट हुआ है। मेन मेमोरी में प्रोसेस हमारा पड़ा हुआ है, एग्जीक्यूशन का वेट कर रहा है, यानी कि कुछ समय के लिए वो आइडल कंडीशन में है। जब वो आइडल कंडीशन में होगा
तो CPU का यूटिलाइजेशन हमारा कम हो जाएगा, और जो अनदर प्रोसेस स्वैप इन करने की कोशिश कर रहे होंगे, मेमोरी स्पेस को चाह रहे होंगे, तो हमारा मेमोरी स्पेस भी वेस्ट हो रहा होगा। उस केस में हम क्या करेंगे, जब तक वो प्रोसेस आइडल है और रेडी नहीं हो जाता है, तब तक हम उसको मेन मेमोरी से निकाल कर सेकेंडरी मेमोरी में स्वैप आउट कर देंगे, और जब वो इंस्ट्रक्शंस रेडी होंगे दोबारा एग्जीक्यूट होने के लिए, इसको वापस हम मेन मेमोरी में ले आएंगे। इसको समझने का प्रैक्टिकल एग्जांपल, आपने CPU शेड्यूलिंग में राउंड रॉबिन एल्गोरिदम पढ़ी होगी। उसमें क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेस होते हैं, P1, P2, P3, P4, P10 तक प्रोसेस हमारे पास हैं, और हर प्रोसेस को एक टाइम क्वांटम अलॉट किया जाता है कि हर प्रोसेस 2 मिलीसेकंड का टाइम क्वांटम या 3 मिलीसेकंड का टाइम क्वांटम है जिसमें हर प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। मान लीजिए P1 ने अपने 2 मिलीसेकंड एग्जीक्यूट कर लिए, उसके बाद प्रोसेस चला गया P2 के पास, P2 एग्जीक्यूट हो रहा है, देन P3 एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर P4 हो रहा है, एंड सो ऑन P10 तक एग्जीक्यूट होगा। तब तक कि पीछे के प्रोसेस जो हैं अपना 2 मिलीसेकंड यूज़ कर चुके हैं, वो हमारे आइडल कंडीशन में हो जाएंगे, जो हमारी मेमोरी भी यूज़ करेंगे और साथ में CPU का काम भी नहीं ले पाएंगे। इसलिए क्या करेंगे, हम इन P1 प्रोसेस को जो अपना टाइम क्वांटम यूज़ कर चुका है, इसे हम स्वाइप आउट करके सेकेंडरी मेमोरी में भेज देंगे, और जब P10 हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसको वापस P1 हमारा रेडी होगा एग्जीक्यूशन के लिए, वापस उसको हम स्वैप इन करा के मेन मेमोरी में ले आएंगे। बैच प्रोसेस में तो ये चीज़ें चल जाती थी कि हम प्रोसेस लेके आए मेन मेमोरी में, जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ तब तक हमारा वहाँ पे रिसाइड कर रहा है। लेकिन जब मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में आते हैं, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ाने के लिए हमें स्वैप इन और स्वैप आउट के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेमोरी एलोकेशन की। हमने बात की थी ड्यू टू लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन होने वाला है, उसके इंस्ट्रक्शंस को हम मेन मेमोरी में भेजते हैं। जब हम उसको मेन मेमोरी में भेजेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसको मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी, उसको कुछ स्पेस एलोकेट करना पड़ेगा। उसके स्पेस एलोकेशन के क्या रूल्स होंगे, क्या पॉलिसीज़ होंगी, वो हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। पहला मेमोरी एलोकेशन पॉलिसी होती है कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, एंड सेकंड होती है नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या कहता है, कंटिग्यूअस का मतलब होता है नेक्स्ट टू अनदर, कंसेक्यूटिव मैनर में। कंसेक्यूटिव मैनर मतलब एक के बाद दूसरा ब्लॉक हमारा अगर मेमोरी का आता जा रहा है और उसमें हम मेमोरी को स्टोर करा रहे हैं, उसे हम कंटिग्यूअस करेंगे। अगर हम फिगर देखें तो इसमें 3 ब्लॉक्स हमारे अवेलेबल हैं जो कि कंटिग्यूअस नेचर में है, ये फ्री स्पेस हमारे अवेलेबल हैं। अगर कोई भी प्रोसेस हमारे पास आएगा तो कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में इन स्पेसेस को हम एलोकेट कर देंगे। ये कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन 2 तरह का होता है। पहला होता है फिक्स साइज़, दूसरा होता है वेरिएबल साइज़। देन हम बात करेंगे नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन की। जैसा कि हमने कॉन्टिग्यूअस में देखा, हमारे जो मेमोरी ब्लॉक्स आ रहे थे वो कॉन्जिक्यूटिव ईच अदर आ रहे थे और उनकी बाउंड्री आपस में शेयर हो रही थी। उनकी बाउंड्री ये देखिए आपस में शेयर हो रही थी। लेकिन नॉन कॉन्टिग्यूअस में क्या होता है, ये मेमोरी ब्लॉक्स आपस में स्कैटर्ड होते हैं। मे भी उनकी बाउंड्री शेयर हो रही हो, पर सारे मेमोरी ब्लॉक्स फ्रेगमेंटेड होते हैं अलग अलग। अब हम फिगर पे देखेंगे, ये 2 मेमोरी ब्लॉक हमारे एक साथ यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये 2 मेमोरी ब्लॉक हमारे यहाँ पे अवेलेबल है और एक मेमोरी ब्लॉक यहाँ पर अवेलेबल है। तो टोटल 3 ब्लॉक तो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं प्रेजेंट में, लेकिन ये कॉन्टिग्यूअस फैशन में नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव फैशन में नहीं है। इनकी बाउंड्रीज आपस में शेयर नहीं हो रही है। इन मेमोरी ब्लॉक्स के बीच में कोई ना कोई प्रोसेस हमारा ऑलरेडी रन हो रहा है। इसको कहते हैं नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। इसमें मेमोरी एलोकेशन की 3 टेक्निक्स इंपॉर्टेंट हैं। पहला है पेजिंग, दूसरा है सेगमेंटेशन, एंड थर्ड वन इज सेगमेंटेशन विथ पेजिंग। जैसा कि हमने बात की, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन 2 तरह के होते हैं, फिक्स साइज पार्टीशन और वेरिएबल साइज पार्टीशन। फिक्स साइज पार्टीशन क्या होता है, जो भी हमारे पास मेमोरी ब्लॉक अवेलेबल है उसको हम फिक्स साइज़ के पार्टीशन में ब्रेक कर दें, फिक्स साइज़ के पार्टीशन में बांट दें। मे भी हो सकता है ये पार्टीशन हमारे सेम साइज़ के भी हों या डिफ़र साइज़ के भी हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता उनका साइज़ क्या है। इसका हम अगर जनरल एग्जांपल देखें अपने घरों में, हमारे घर में बेडरूम्स हैं, किचन है,
वॉशरूम है, सबका साइज़ फिक्स होता है। बेडरूम का भी साइज़ फिक्स है, किचन का भी साइज़ फिक्स है, वॉशरूम का भी साइज़ फिक्स है, पर तीनों के साइज़ सेम हो इसकी कंपल्शन नहीं होती है। हो सकता है बेडरूम बड़ा हो, किचन उससे छोटा हो, वॉशरूम उससे छोटा हो। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी आता है। इसका एक काफ़ी फेमस एग्जांपल है रेस्टोरेंट का। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे चेयर्स का अरेंजमेंट देखें, अगर हम चेयर्स का अरेंजमेंट क्या होता है कि कुछ 2 लोगों के बैठने की चेयर्स लगी होती हैं, कुछ 4 टू 5 पीपल्स के लिए लगी होती हैं, और कुछ चेयर्स होती हैं 10 टू 15 पीपल्स के लिए लगी होती हैं। यानी कि जो 2 चेयर्स लगी हैं वो कपल्स के लिए लगी हुई हैं, 4 टू 5 एक फैमिली पर्सनस के लिए, और 10 टू 15 जो चेयर्स का अरेंजमेंट किया गया है वो एक लार्ज गैदरिंग के लिए किया गया है। सेम कॉन्सेप्ट हम फिक्स साइज पार्टीशनिंग में भी यूज़ करते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखें, एक 20 KB का हमारा मेमोरी ब्लॉक है, जिसमें कि 10 KB का एक हमने फिक्स पार्टीशन कर दिया, 4 KB का एक दूसरा पार्टीशन कर दिया, और सेम इसी साइज़ का 4 KB का एक और पार्टीशन है। मैंने कहा कि ये साइज़ सेम भी हो सकता है और डिफ़र भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सेम ना हो सके। तो यहाँ पे 2 पार्टीशन हमारे 4 KB के हो गए और एक लास्ट पार्टीशन 2 KB का, यानी कि टोटल 20 KB को हमने 4 पार्टीशंस में यहाँ पर डिवाइड कर रखा है फिक्स साइज़ के। अब फिक्स साइज़ के एडवांटेज क्या होता है? क्योंकि हमारा पार्टीशन फिक्स होता है, जो भी प्रोसेस डिमांड करेगा हमारी, तो हम जो भी सफिशिएंट स्पेस होगा, सफिशिएंट होल होगा, उसमें हम मेमोरी एलोकेट कर देंगे। यानी कि एलोकेशन इज़ वेरी इजी। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि हो सकता है किसी वजह से इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आ जाए। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है इसको हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे। हम अभी डिस्कस करते हैं वेरिएबल साइज़ पार्टीशनिंग पे। जैसा कि हमने फिक्स साइज़ में देखा, हमने मेमोरी ब्लॉक लिया था, मेमोरी ब्लॉक को हमने नंबर ऑफ़ पार्टीशन में बांट दिया, जो कि फिक्स साइज़ के या वेरी साइज़ के भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, वेरिएबल साइज़ पार्टीशनिंग में हमने पूरे मेमोरी ब्लॉक को किसी भी पार्टीशन में नहीं बांटा, उसको एज अ होल यूनिट ले लिया। इसका एडवांटेज क्या होगा, इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। और दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, इसमें फिक्स साइज पार्टीशनिंग की तुलना में इसका इम्प्लीमेंटेशन डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम इसमें अकर होती है। ये चीज़ें क्या होती हैं ये हम समझेंगे, उसको पहले हम फिक्स साइज पार्टीशन और वेरिएबल साइज पार्टीशन को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ हम देखें, हमारा मेमोरी ब्लॉक है 20 KB का, जिसमें एक पहला पार्टीशन हमने 10 KB का कर रखा है, दूसरा पार्टीशन 4 KB का, और लास्ट के 2 पार्टीशन सेम साइज़ के 3 KB और 3 KB के हैं। CPU ने एक प्रोसेस की डिमांड की, प्रोसेस P1, उसको 8 KB क्या स्पेस रिक्वायर है। हमने मेमोरी को सर्च किया, 10 KB का स्पेस हमारे पास फिक्स साइज पार्टीशन में अवेलेबल है, हमने 8 KB का स्पेस उसको दे दिया, और 2 KB का हमारा स्पेस अभी अनयूज्ड पड़ा हुआ है। उसके बाद CPU ने क्या किया, नई डिमांड की कि एक P2 प्रोसेस है, उसको 4 KB का स्पेस चाहिए। हमने सर्च आउट किया, हमारे पास 4 KB का एक पूरा ब्लॉक अवेलेबल था, हमने उसको मेमोरी एलोकेट कर दी। यानी कि 8 + 4 12 KB और +2 KB इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। ये क्या है इसको बताएंगे। 8 + 4 12 14 KB का स्पेस हमने यूज़ कर लिया है। अभी भी हमारे पास 2 पार्टीशन 3 KB और 3 KB यानी टोटल 6 KB के पार्टीशन अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं। अब हम बात करते हैं वेरिएबल साइज पार्टीशन में। हमने एज अ होल मेमोरी ले ली, इसमें कोई भी पार्टीशन हमारा नहीं है, पूरा मेमोरी हमारी फ्री है। यूज़र प्रोसेसर ने एक प्रोसेस डिमांड की P1 8 KB की, हमने 8 KB मेमोरी एलोकेट कर दी। देन प्रोसेसर ने डिमांड की P2 4 KB की, जहाँ से 8 KB का मेमोरी एंड हुआ है उसके बाद से ही P2 का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, मेमोरी एलोकेट हो गई। 8 + 4 12 KB हमारी मेमोरी यूज़ हुई, और यहाँ पर अभी भी हमारा 8 KB का एक चंक, एक होल अभी भी अवेलेबल है मेमोरी एलोकेट करने के लिए। अब हम बात करते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की। इन फिक्स साइज एलोकेशन अ प्रोसेस इज allocated more memory than required, few space is left unused, called as internal fragmentation। जैसा कि हमने एग्जांपल देखा था फिक्स साइज ब्लॉक में, हमारे नंबर ऑफ ब्लॉक्स अवेलेबल थे, यहाँ भी हैं। हमने एक प्रोसेस P1 की डिमांड की, 8 KB का प्रोसेस चाहिए, उसका एलोकेट हो गया, लेकिन ये ब्लॉक हमारा ब्लॉक साइज़ कितना है, हमारा 10 KB ब्लॉक साइज़ है। अभी भी हमारा 2 KB अनयूज्ड है, ये हम किसी भी प्रोसेस को नहीं दे सकते हैं। ये 2 KB प्रोसेस किसी के पास नहीं जा सकता है, यानी कि ये प्रोसेस हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का रीज़न बन जाएगा। ये 2 KB हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ द कॉज ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की। इफ़ इनफ टोटल मेमोरी स्पेस अवेलेबल
to satisfy your request, but the available space are not contiguous. प्रोसेस ने जितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट की प्रोसेस के लिए कि एक प्रोसेस हम भेज रहे हैं, इतनी मेमोरी मुझे चाहिए, हमारे पास वो स्पेस अवेलेबल भी है। आपने डिमांड की, उतना स्पेस मेरे पास अवेलेबल है, बट वो स्पेस कॉन्टिग्यूस कॉन्सिक्यूटिव फैशन में नहीं है। उस स्थिति में क्या होगा, ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का रीज़न बनेगा। यहाँ पर हम एग्जांपल देखें, हमारा एक मेमोरी ब्लॉक है 15 KB, इनिशियल है, अभी कोई भी प्रोसेस इसमें नहीं आया है। CPU ने डिमांड की प्रोसेस P1, 6 KB रिक्वायरमेंट है, वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग का एग्जांपल है, 6 KB हमें मेमोरी ब्लॉक एलोकेट हो गया। P2 5 KB का ब्लॉक है, एलोकेट हो गया। P3 की डिमांड कितनी थी, 4 KB की, वो भी एलोकेट हो गया। 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 KB का ब्लॉक था और 15 KB की मेमोरी हमने यूटिलाइज कर ली। यहाँ तक तो सब ठीक था। फिर हमने देखा कि P1 और P3 ने अपना काम कर लिया, कंप्लीट कर लिया। जैसे ही काम कंप्लीट हुआ P1 और P3 का, वो स्वैप आउट होकर कहाँ चले जाएंगे, अपनी सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी में चले गए तो P1 का 6 KB का ब्लॉक फ्री हो गया हमारा, और P3 का 4 KB का ब्लॉक हमारा फ्री हो गया। देन आफ्टर हम देख रहे हैं CPU ने और कुछ नई रिक्वेस्ट जनरेट करी हैं। उसने कहा P4 को 4 KB का ब्लॉक चाहिए और P5 को 3 KB का ब्लॉक चाहिए स्वैप इन करने के लिए। देन ये 4 KB जो 6 KB का हिस्सा बचा हुआ था, मेमोरी बची थी, उसमें से 4 KB एलोकेट हो गया। नेक्स्ट P5 को 3 KB चाहिए था। हमने एलोकेटेड स्पेस देखा तो यहाँ पे हमारे पास 4 KB का स्पेस रेस्ट अमाउंट बचा था, जिसमें से हमने 3 KB का स्पेस P5 को एलोकेट कर दिया। अब हम देखें, हमारे पास 2 KB का स्पेस यहाँ बच रहा है और 1 KB का स्पेस यहाँ बच रहा है। टोटल हमारे पास 3 KB का स्पेस बचा हुआ है, और तभी CPU ने नेक्स्ट डिमांड की P6 3 KB की स्वैप इन करने की। हम यहाँ पर देख रहे हैं टोटल 3 KB स्पेस हमारे पास अवेलेबल है और प्रोसेसर की डिमांड भी 3 KB की है। तो क्या हम प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं? आंसर इज़ नो, क्योंकि ये 3 KB स्पेस जो है कॉन्टिग्यूस फैशन में नहीं है। ये कॉन्टिग्यूस फैशन में अगर होता तो हम PCs को एलोकेट कर देते, लेकिन ड्यू टू नॉन कॉन्टिग्यूस नेचर हम PCs को मेमोरी एलोकेट नहीं करेंगे। ये कंडीशन हमारी कहलाएगी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की। दिस इज़ द प्रॉब्लम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। Thank you. This is the references. Okay.